अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब मेरी जान? तो मेरा बेटा, आज हम लोगों ने फर्दर वेव्स के बारे में डिस्कस करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और उससे से पहले आप लोगों की क्लास में मेरा बेटा मैं लाइव हो जाऊं, देख लूं कि आप लोगों के कितने शहजादे फिलहाल लाइव हैं। उसके बाद मेरा बेटा फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। काफी काली तस्वीर नजर आ रही, पहले तस्वीर को थोड़ा ब्राइट करेंगे मेरा बेटा, ये ना हो कि आपकी ब्राइटनेस में कोई इशू आ जाए, रिफ्लेक्शन खराब हो जाए। तो उससे पहले उसके बाद मेरा बेटा फिर हम अपना वेव्स का जो टॉपिक है उसको फर्दर लेके चलते हैं। और वेव का टॉपिक वैसे अगर खत्म किया जाए तो कल तक भी खत्म हो सकता है, लेकिन इतनी हमें कोई जल्दी नहीं है मेरा बेटा। और जैसे हम चल रहे थे उसी स्पीड के साथ ही बात करेंगे। आप लोगों ने मेरा बेटा जैसे कि उस दिन बात की थी, वेव्स की बात की जा रही है, तो मैंने कहा था जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो कुदरत की ये खूबसूरती है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी जब सेम हो, रिफ्रैक्शन के वक्त, जी मेरा बेटा, तो रिफ्रैक्शन के वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। जब फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखते हैं तो मेरा बेटा हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, इसमें भी फिल करते हैं। जी मेरी जान, जब हमने बात की थी मेरा बेटा रिफ्रैक्शन की, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो एफ, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं मेरे भाई बहनों, वो हमेशा क्या रहती है, सेम। और हम जब फॉर्मूला देखते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर एफ को हम कांस्टेंट कंसीडर करें तो वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आता है। तो आपने बड़े मशहूर जमाना वो एक रिपल टैंक वाला, चलें ठीक हो गया मेरा पुत्र इशरत, मेरे ख्याल में आपके पास यही सबसे कमाल का टिप था जो आपने मुझे दे दिया, किसी और को ना बताना। फिर मुझे लगा अब ओरिजिनल मेरा बेटा, अंधेरे में व्हाइट चीज भी रखी, जितने अंडा भी रख दोगे वो भी काला नजर आएगा। अल्लाह के बंदो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, इतना भी नहीं पता तुम लोगों को, बेइज्जती कर रहे हैं। कहते हैं सर हम आप समझते हैं ओरिजिनल में गो रहे हैं, ये तो ब्राइटनेस का कमाल है। मेरा बेटा, देखने के लिए लाइट की जरूरत है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट नहीं होगी तो आपको नजर नहीं आएगा। बेटा ये पानी पिला दो। मार्कर चेंज कर लें सर प्लीज ना, मार्कर कोई मोटाया मार्कर दे दो मैंने ना, नजर आना शुरू हो जाए। ये धोने ना तूफाने बदतमीजी शुरू कर देना। जी जी भाईजान, मैं कर रहा हूँ। बेटा आप रमीज होंगे मायरा खान से ज्यादा गोरे, और अल्लाह ताला आपको ही रखे, मुझे कोई मायरा खान से कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं बेटा, इतने दिल पे लेने वाली बात है, मुझे तो मजाक किया है। अच्छा मेरे बेटे, अब मेरा बेटा बात करते हैं, बस बस बस, ये ना हो कि मैं खुशी से ही बिल्कुल और ज्यादा मोटा हो जाऊं। तो जरा देखिएगा मेरा बेटा, हमने ये बात की कि जब वाटर वेव या कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मेरा बेटा वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। जो फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट मानते हैं तो मेरा बेटा वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। जी मेरा बेटा, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आता है। इट मींस कि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगी, जहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगी वहां पे स्पीड भी ज्यादा होगी। ये बात कर रहे थे। तो आप लोगों ने मेरा बेटा एक एमसीक्यूज बड़े अच्छे से सुना होगा, जो कि इनका टेस्ट अभी इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ, अल्लाह माफ करे फिर टेस्ट में। अच्छा मेरा बेटा, अगर रिपल टैंक का मैं हिंट देता हूं आप लोगों को, एमसीक्यूज मैंने इसका ऐड किया हुआ है। Ripple tank is a device which is used to produce water waves, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वाटर वेव्स में हम मेरा बेटा रिपल टैंक का इस्तेमाल करते थे। यहां पे हमारे पास दो सर्फेसिस आती थी, एक शैलोअर सर्फेसिस होती थी और दूसरी आपके पास मेरा बेटा डेप्थ होती थी। सो डीप वाटर की बात की जाए, डेप्थ की बात की जाए या डीप वाटर की बात की जाए, वो हमारे पास मेरा बेटा लेस डेंसर होता है। क्या बात की है जनाब, एटीट्यूड शुड भी गोरा, ये कहां से मिलता है यार, मैंने भी दस दे, इचरा बाजार से मिलता तो मैं ले लेता हूं भी जाके।
जी वालेकुम सलाम। करीबा लेट होगी मेरा बेटा, आप पूरे 8 मिनट। ये हमारी पोस्ट कौन डिलीट करता है? मेरा बेटा ये जो पोस्ट डिलीट करती है इनविजिबल लोग हैं, ये नजर नहीं आते। ये जिस शाम के वक्त निकलते हैं और दिन के वक्त फिर गायब हो जाते हैं। एक तो मुझे ये बताओ यार बेटा, ये दुआ कौन है जो माइंड करती है? क्या इशू है इनका? अच्छा जी, अगर शेलो वाटर की बात की जाए तो अल्लाह के नेक बंदो, ये हमारे पास मोर डेंसर होता है। ये सर लाइट चले, वालेकुम सलाम। कोई मसला नहीं मेरा पुत्र, चली जाती है कभी कभी। अगर आपके पास वाटर वेव्स डीप टू शेलवर आ रही होंगी, लेट्स से डेंसर मीडियम में, या फिर ये बात कह सकता हूं रेयर से डेंसर मीडियम में, जब वाटर वेव या कोई भी वेव एंटर्ड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप कांस्टेंट मान भी रहे, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो मेरा बेटा हमेशा वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो स्पीड भी मेरा बेटा क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहेगी? उसको मेरा बेटा हमने कहा फ्रीक्वेंसी कहा। रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम अ बाउंड्री, उसकी बात करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में हम लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बिहेवियर की भी बात करेंगे। सो उसके बाद अभी जो कंसर्निंग टॉपिक है वो है जी रिफ्लेक्शन। अब मेरा बेटा बाउंड्री आपके पास दो तरह की होती है। वो मेरा बेटा आपके पास दो तरह की होती है, डेंसर बाउंड्री और रेयर बाउंड्री। तो सबसे पहले तो मैं मेरा बेटा बात करूंगा ट्रांसवर्स वेव की। इसी से रेलिवेंट आज हम लोग मेरा बेटा एमसीक्यूज भी करेंगे। जज़ाकल्लाह साहब, मेरा बेटा खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। अब मेरे बच्चे कोशिश करो कि हम अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर मेरी जान बात कर लें। मजाक चलता रहता है और मेरी कोई बात दिल पे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं मेरा बेटा, इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत कोई भी नहीं है जी। बड़े लोगों की एंट्री, मुझे तो मेरा बेटा कमेंट में कुछ भी ऐसा बड़ा नजर नहीं आ रहा, सारे लेटर्स बिल्कुल स्मॉल ही नजर आ रहे हैं। अवैस की लगता है मेरे ख्याल में कोई फैमिली टर्म्स हैं इनके साथ, या ये भी अभी अभी शिफ्ट हुए हैं इंडिया से पाकिस्तान। हो सकता है ये भी राजपूत टाइप कुछ हो। चलो भाई, अगर इजाजत दें तो कबीर सिंह साहब पढ़ाना शुरू कर दें। और वैसे बड़े दिनों बाद मुझे तो कमेंट्स में ये अवैस अब ज़हूर पजीर नजर आ रहे हैं। अगेन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं जिसमें आपके पास क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। और दूसरी हमने देखनी है मेरा बेटा रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर बाउंड्री। जी जी मेरा बेटा, RTM तहसीन। मेरा बेटा मैं यही कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था कि अगर आपके पास जब भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो मेरा बेटा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। और रेयर से डेंसर में जाते हुए स्पीड हमेशा कम होती है। अगर स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अगर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानते हैं तो वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। हमने रिपल टैंक की बात की कि रिपल टैंक ऐसी डिवाइस है जो वाटर वेव प्रोड्यूस करती है। अगर वो डीप से शैलोर में जाएगा तो स्पीड डिक्रीज करेगी, शैलोर से डीप में जा रहा होगा तो स्पीड आपके पास मेरा बेटा इंक्रीज कर रही होगी। उसके बाद मेरा बेटा हमने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम बाउंड्रीज की बात करने लगे हैं। दो तरह की बाउंड्रीज है हमारे पास। एक आपके पास रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम या डेंसर बाउंड्री, एंड द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम। अब मेरे बेटे रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में मेरा बेटा एक आपको क्रेस्ट नजर आता है और दूसरा आपके पास ट्रफ नजर आता है। अब मेरे बेटे डेंसर बाउंड्री से जब भी
रिफ्लेक्शन होगी तो याद रखिएगा जो फेस का चेंज आएगा वो 180 आएगा। जो फेस का चेंज आएगा वो 180 आएगा। जब फेस का चेंज 180 आ रहा हो तो पाथ डिफरेंस आ रहा होता है मेरा बेटा λ/2। जब आपके पास एक डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रही होगी तो जो फेस का चेंज है वो 180 आएगा ट्रांसवर्स वेव के लिए, और जो पाथ डिफरेंस है मेरा बेटा वो आपके पास आएगा λ/, फेस का चेंज 180 डिग्री, पाथ डिफरेंस आ गया मेरा बेटा आपके पास λ/2। याद रखना इस बात का मतलब यह बनता है कि अगर रिफ्लेक्शन से पहले क्रस्ट आ रहा था तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ट्रफ हो जाएगा 180 का। 180 का चेंज आएगा फेस के अंदर, और जब 180 का फेस चेंज आ रहा होता मेरा बेटा उस दिन हम लोगों ने 2πnx/λ वाले फार्मूले से जो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना था, फेस का जो फार्मूला उस दिन मेरा बेटा पढ़ा था, उसमें देखा था कि जब आपके पास 180 का फेस आ रहा हो तो मेरा बेटा उस वक्त जो x की वैल्यू आ रही होती है वो λ/2 आ रही होती है। सिंपली यहां पे अगर मैं एक वेव यहां से यहां तक की बात करूं, हाफ वेव की, यहां तक तो डिस्टेंस लैम्डा था, x की बात कर रहा हूं। अगर हाफ की बात की जाए तो λ/2, यहां पे एंगल की बात करें तो क्या आ रहा है 180 डिग्री। तो जब आपके पास अगेन वही बात, जब रिफ्लेक्शन होगी फ्रॉम द डेंसर बाउंड्री ऑफ ट्रांसवर्स वेव तो मेरा बेटा जो फेस में चेंज आएगा वो 180 डिग्री होगा, और पाथ डिफरेंस मेरा बेटा आपके पास किसके को लाएगा λ/2 का। ये दो की पॉइंट्स मेरी जान याद रखना, अभी आप लोगों को एमसीक्यूज में इससे रेलिवेंट कुछ नजर आएगा। उसके बाद मेरा बेटा अगर रेयर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होती है तो किसी किस्म का क्रस्ट या ट्रफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स वेव जब रेयर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो उसके क्रस्ट और ट्रफ पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके क्रस्ट और ट्रफ पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का मतलब यह बनता है मेरा बेटा कि आपके पास जो फेस का चेंज है वो भी 0 डिग्री और जो पाथ आएगा वो भी 0 के इक्वल आएगा। फेस का चेंज वो भी 0 मेरा बेटा, और जो आपके पास पाथ का डिफरेंस है मेरी जान वो भी आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। फेस का डिफरेंस आपके पास 0 डिग्री और जो पाथ डिफरेंस है मेरा बेटा वो भी आपके पास 0 आएगा। ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम बाउंड्री फॉर ट्रांसवर्स वेव। इसी तरह मैं आप लोगों को यह चीज क्लियर कर दूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी बुक में नहीं गिवन, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट होगा ट्रांसवर्स वेव से। व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम द डेंसर बाउंड्री एंड व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द रेयर बाउंड्री। इसको मेरा बेटा मैं रेज कर देता हूं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर मेरे बेटे जैसे कि हम साउंड वेव की एग्जांपल करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल आपके पास वो वेव्स जिनमें आपको कंप्रेशन और रेरफेक्शन नजर आते हैं। ध्यान से भाईजान सुनिएगा, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करने लगे फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, और अगेन वही चीज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर बाउंड्री देखेंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम denser boundary and the reflection from bare boundary. हाँ मेरा बेटा मैंने ये बात की थी कि इसका बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट होगा। वो ये ऑपोजिट ये है कि जब ये डेंसर बाउंड्री के साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी, तो रिफ्लेक्शन के वक्त
इनके फेस और एंगल में या फेस और पाथ डिफरेंस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। फाई की वैल्यू 0 आएगी और एक्स भी आपके पास 0 आएगा। लेकिन रेयर बाउंड्री के ऊपर जब ये स्ट्राइक करेंगी जाके या रिफ्लेक्शन होगी तो मेरा बेटा आपके पास जो फेस का चेंज है वो 180 आ जाएगा रेयर के ऊपर, फॉर लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं। और जो पाथ डिफरेंस है वो आपके पास मेरा बेटा लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। ये था जनाब हमारे पास। अब यहां से जो कंक्लूजन ड्रॉ की जाती है, जो कहा जाता है वो ये है कि बिहेवियर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अबाउट द रिफ्लेक्शन एज इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बिहेवियर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव यहां पे लिख देते हैं मेरा बेटा, बिहेवियर ऑफ ट्रांसवर्स and longitudinal waves about reflection is inverse of each other, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उलट होते हैं। ये मेरा बेटा आपके पास फाइनली इससे ये कंक्लूजन आता है। अब इससे रेलिवेंट अगर एमसीक्यूज की मेरा बेटा बात की जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव स्ट्राइक्स अ डेंसर बाउंड्री, जैसे कि आपको भी एमसीक्यूज में थोड़ी देर में शो हो जाएंगे, एंड रिफ्लेक्टेड बैक, देन इफ क्रस्ट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री, देन आपके पास ट्रफ आएगा। क्या आएगा? तो आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए जिस पॉइंट को जहन में रखना है मेरा बेटा वो ये है कि टाइप ऑफ द वेव कौन सी है और किस बाउंड्री से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके लिहाज से आपने ये चीज बतानी होगी। अगर फेस का चेंज 180 आ रहा है तो इसमें क्रस्ट ट्रफ पे बदल जाएगा, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन में चला जाएगा, और 0 आ रहा है तो किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों का बिहेवियर हम लोगों ने यहां पे देख लिया। इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह मेरा बेटा आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि अगले एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई मसला परेशानी ना हो। हमारे पास मेरा बेटा स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करने का इन जनरल वैसे फॉर्मूला ये होता है, v इज इक्वल टू मॉडुलस इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मेरे बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम क्या चीज होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय, हम लिख रहे हैं मेरा बेटा डेंसिटी ऑफ द मीडियम अगर मैं बहुत सादा अल्फाज में बात करूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसकी वो प्रॉपर्टी होती है जब उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए वो कितना रेजिस्ट करता है अपनी शेप को डी शेप होने में। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा मटेरियल है जो रेजिस्ट करेगा कि उसकी शेप में चेंज ना लाया जाए, वो मेरा बेटा आपके पास सॉलिड है। तो स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड में ज्यादा होने की रीजन भी मेरे बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम है, ना कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम। क्योंकि डेंसिटी ऑफ द मीडियम अगर के लिहाज से देखा जाए तो वो तो सॉलिड में क्या होती है मेरा बेटा, ज्यादा। तो जब भी स्पीड ऑफ द साउंड की बात करोगे तो आप इसको डायरेक्टली रिलेट करोगे मेरा बेटा किसके साथ?
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम की। आप लोगों ने मेरा बेटा सेकेंड ईयर में 3 तरह के वो पढ़े होंगे कि वॉल्यूम में चेंज आता है स्ट्रेस अप्लाई करने से, लेंथ में चेंज आता है, या फिर आपके पास मेरा बेटा शेप में चेंज आता है, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, इस तरह मेरा बेटा। तो यहां पे फिलहाल हमारा जिससे लेना देना होगा वो सिर्फ और सिर्फ, अगर जब गैस की बात की जाए, एयर की बात की जाए, तो उसकी लेंथ और शेप में आप चेंज की बात नहीं करते, बल्कि इसमें जब चेंज की बात की जाती है तो वॉल्यूम के लिहाज से की जाती है। किसके लिहाज से की जाती है मेरा बेटा? वॉल्यूम के लिहाज से चेंज की बात की जाती है, जिसे हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो यहां पे एक चीज तो बड़े अच्छे से सबको पता है कि स्पीड ऑफ द साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और सबसे कम हमारे पास स्पीड ऑफ द साउंड है वो गैसेस में होती है। सो मेरा बेटा अगेन अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपके पेपर में भी अभी एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा, द स्पीड इन सॉलिड फॉर साउंड इज ग्रेटर देन इन गैसेस, सो उसकी रीजन आपने मेरा बेटा वो यही बतानी है कि आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन गैसेस, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इन लिक्विड। स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इन लिक्विड और देन इन गैसेस। सो एक चीज इसके बारे में जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। आपने स्पीड ऑफ द साउंड को कभी भी इस लिहाज से डिस्क्राइब नहीं करना कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका गलत हो सकता है, बिकॉज मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी मैटर्स नॉट द डेंसिटी। जी मेरा बेटा यहां तक क्लियर है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले न्यूटन की कैलकुलेशन फॉर द स्पीड ऑफ द साउंड। देखो स्पीड ऑफ द साउंड तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी, न्यूटन ने एक कैलकुलेशन दी। एक्चुअली न्यूटन क्या करना चाह रहा था उसके बारे में मेरा बेटा बात करते हैं, इसको मैं रेस करने जा रहा हूं। न्यूटन ने कोशिश की क्या चीज देखने की, उसकी मेरा बेटा बात करते हैं। न्यूटन फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। मेरे बेटे सबसे पहली बात तो ये कि एक्चुअली उसका बेसिक मकसद क्या था न्यूटन का कैलकुलेशन करने का। क्या वो स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करना चाह रहा था, वांट टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड? नहीं मेरा बेटा, वो स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर नहीं कैलकुलेट करना चाह रहा था, बल्कि वो ये चाह रहा था कि हमारे पास जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह जब एयर के अंदर प्रोपेगेट होती है, साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह जब प्रोपेगेट होती है, तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसको फॉलो करती है? वो आइसोथर्मल है, वो एडियाबैटिक है, वो आइसोबैरिक है, या आइसोकोरिक प्रोसेस है? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू
एक्चुअली जो मिसकंसेप्शन थी न्यूटन की वो ये थी, क्योंकि हमें बड़े अच्छे से पता है दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। मेरा बेटा जहां पे हम लोग तो यही कहते हैं ना मेरा बेटा कि जहां पे आपके पास वॉल्यूम कम हो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा हो वहां पे प्रेशर कम होता है। सो पी वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इसके लिहाज से उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये न्यूटन की असम्पशन थी। उसके मुकाबले में उन्होंने ये कहा कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता फॉर द स्पीड ऑफ द साउंड, जो कि इनकी मिसकंसेप्शन गलत थी। और उन्होंने स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करने के लिए फिर जो अज्यूम किया आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इलास्टिसिटी जो उनके पास आई आइसोथर्मल प्रोसेस की वो ई आई जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है। ई आई की वैल्यू जो कि फाउंड की गई आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है। तो इस फार्मूला में जब स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करने के लिए, इस फार्मूला में जब स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करने के लिए मेरा बेटा आपके पास यहां पे रखा गया इसको ई आई, या नीचे लिख लेता हूं मेरा बेटा, टी आई ओवर डेंसिटी, ऊपर मेरा बेटा आपके पास पी आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे डेंसिटी आ गई। जब ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वी एन वैसे से कहते हैं, न्यूटन ने जो स्पीड कैलकुलेट की वो आ रही थी मेरा बेटा 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि 16% एरर के साथ हमारे पास आंसर आया था, क्योंकि आपके पास इससे पहले स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट की जा चुकी थी जो कि आपके पास क्या होती है मेरा बेटा 332 मीटर पर सेकेंड। जिसका आंसर 16% कम आया था, जिसकी वजह से अगेन ये जो स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करने का फार्मूला था वो लेप्लास ने दिया। लेप्लास ने इस फॉर्मूले की कोरेक्शन की एडियाबैटिक, उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो आपके पास ई की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है, तो मेरा बेटा उन्होंने कहा ये आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें आपके पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, जिसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा कि लेप्लास कोरेक्शन। उसकी मेरा बेटा बात करते हैं। इसको मेरा बेटा मैं रेस कर देता हूं। फॉर्मूला इन जनरल ये था, न्यूटन के लिए वी एन देख लिया। अब हम लेप्लास की बात करते हैं, उसके लिहाज से वी एल कह देते हैं। लेप्लास का स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेशन किस फॉर्मूले से की गई उसको देखते हैं मेरा बेटा। लेप्लास ने ये अजम्पशन दी कि जो हमारे पास प्रोसेस है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, एक जगह से या साउंड वेव्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, ये प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसके लिहाज से जो चेंज आया वो इलास्टिसिटी में आया। आपके पास जो चेंज आया मेरा बेटा वो इलास्टिक 280 मीटर पर सेकंड आई थी 16% एरर के साथ। 16% एरर का मतलब ये मेरा बेटा, इसमें जो गलती है एग्जैक्ट वैल्यू थी 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो न्यूटन ने वैल्यू कैलकुलेट की उनके मुताबिक स्पीड ऑफ द साउंड आ रही है 280 मीटर पर सेकंड। इट मींस के उन्होंने जो अजम्पशन रखी कि ये आपके पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो अजम्पशन उनकी गलत थी, एमन और तहरीन। उसके बाद मेरा बेटा लेप्लास ने जो करेक्शन की उनके मुताबिक एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ई इलास्टिसिटी ऑफ द मॉडुलस होता है वो आपके पास गामा पी होता है। सिर्फ पी नहीं होता, इसके साथ ये गामा आपके पास मेरा बेटा क्या होता है, ये रिलेशन है आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। गामा इज इक्वल टू Cp ओवर Cv, आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा होगा। तो मेरे बेटे जब ये वाला फैक्टर हम स्पीड ऑफ द साउंड इन जनरल कहते हैं, होती है आपके पास ई ओवर डेंसिटी के इक्वल। अब आपके पास ई ए आ जाएगा, मतलब
एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए यहां पे गामा पी ओवर डेंसिटी, अब इनकी वैल्यू जब आप लोग मेरा बेटा कैलकुलेट करते हो अकॉर्डिंग टू द लेप्लास, तो हमारे पास आंसर आ रहा होता है 333 मीटर पर सेकेंड or 332 meter per second, which is accurately are equal to exact speed of the sound. तो लेप्लास ने करेक्शन कर दी, लेप्लास ने न्यूटन की करेक्शन की कि भाईजान आप जो समझ रहे हैं कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो आइसोथर्मल नहीं बल्कि कौन सा प्रोसेस है मेरा बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वाला, अगेन आप लोगों से फार्मूला पूछा गया है। अगर मैं बेटा रेशो निकालू एडियाबैटिक एक्सपेंशन की किसके साथ मेरा बेटा, आइसोथर्मल के साथ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, गामा पी के इक्वल, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन किसके इक्वल आ रहा है, पी के इक्वल। तो पी पी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो गामा का एक नया रिलेशन ये भी आ गया आपके पास कि अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन का रेशियो लिया जाए आइसोथर्मल एक्सपेंशन के साथ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो ये भी गामा के इक्वल आ रहे हैं। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, वो भी हमारे पास मेरा बेटा गामा के इक्वल आ रही। तो मेरा बेटा आज के कंटेंट में जो करना था वो ये है, अब आप लोगों के सामने जो एमसीक्यूज है मेरा बेटा, उनका जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर देते हैं। अपना पेज मेरा बेटा एक दफा रिफ्रेश कर लें, फिर इन पांचों एमसीक्यूज को आप सॉल्व करेंगे, फिर उनमें कोई इशू आता है तो मेरी जान मैं दोबारा फिर आप लोगों को सॉल्व करवा। पेज मेरा बेटा टेस्ट स्टार्ट करने से पहले काइंडली अपना पेज एक दफा मेरा बेटा रिफ्रेश कर लें। 3/5 4/5 अभी भी वो कॉम मौजूद है जिसके 2/5 आ रहे हैं। तो मेरा बेटा ये बहुत बुरी बात है कि इतना आसान टेस्ट था, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को अभी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, हिंट दे दिए थे कि यार इसमें ऐसे 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 होने वाला है, फिर भी ऐसे वैसे हो गया आप लोगों के साथ। ये राशिद भाई 1 नंबर आ रहे हैं आपके, मानूर सिर्फ 0 मेरा पुत्र, ये तो जुल्म है भाई, जुल्म। अल्लाह आपका भी 1 नंबर मेरा बेटा। जरा की चैट एनेबल कीजिएगा। पहला था मेरा बेटा फॉर रिपल टैंक व्हेन वाटर वेव्स ट्रेवल फ्रॉम डीप टू शॉलोर वाटर, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। डीप आपके पास वहां पे स्पीड ज्यादा थी, शैलो में जगह स्पीड कम हो जाएगी, v डिक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस, f रिमेन सेम। सो ऑल ऑफ द अबव इज आंसर आ जाएगा। व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव, हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों का बिहेवियर स्टडी किया था। स्ट्राइक्स आर डेंसर बाउंड्री एंड रिफ्लेक्टेड बैक, देन इफ इट्स क्रस्ट स्ट्राइक्स द बाउंड्री देन रफ इज रिफ्लेक्टेड बैक मेरा बेटा, डेंसर बाउंड्री से टकरा रहा था, 180 का फेज चेंज आना था, तो ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड बैक। व्हेन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव स्ट्राइक्स अ डेंसर बाउंड्री एंड रिफ्लेक्ट बैक, इफ कंप्रेशन स्ट्राइक्स अ बाउंड्री, तो हमने कहा था इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के इनवर्स होता है। अब यहाँ पे कोई 180 का फेज नहीं आएगा, जो चीज टकरा रही थी वही टकरा के वापिस आ जाएगी। सो कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक। अगेन अभी मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि ई था, एफ लिखा गया गलती से। सो ई ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन ई इन गैसेस है मेरा बेटा। सो द स्पीड इन सॉलिड्स फॉर साउंड इज ग्रेटर देन इन गैसेस बिकॉज elasticity of modulus of elasticity of the solid is greater than in gases. So only B. Which one of the following can be relation for, तो मेरा बेटा CP over CV भी था और EA over EI भी था। यहाँ पे गलती हो गई है नीचे। चलिए मेरा बेटा मैं आप लोगों की जो चैट है उसको एनेबल करवाता हूँ, फिर आपकी मसले परेशानियाँ जो भी हैं उनके ऊपर मेरा बेटा बात करें।
जी मेरा बेटा, यहाँ पे अभी जो मिस्टेक है वो ये है कि ई लिखा हुआ था और उन्होंने एफ समझ लिया। तो मेरा बेटा ये ई था, सबा। एमसीक्यूज किन्होंने ऐड किए? एमसीक्यूज किसने ऐड किए? ई था, ई की जगह पे एफ लिखी, तो दो एमसीक्यूज आगे पीछे हो गए इसी वजह से। चलिए ये चैट एनेबल कीजिएगा। आपको पता है आपके बच्चे इतने सेंसिटिव हैं तो। जी जनाब। रोटी खोल दी गई है, बोलना शुरू करें। तो टाइम बहुत कम मिला। जहरा को टेस्ट शो नहीं हुआ। इनका कल हुआ था सर्वे, टेक्निकल इशू वाला। जी तंजिला मेरा बेटा बता दिया। सर इजी थे लेकिन टेस्ट शो नहीं हुआ। दुर्रे सर मुझे टेस्ट शो नहीं हुआ। मोना दर्शा ओके सर, मूव ऑन प्लीज सर, एक टॉपिक करवा दो। मेरा बेटा कल आज बस इतना ही, जितना रोज के लिहाज से ब्रेक डाउन किया हुआ है। मुझे पता था कि आधा गलती से एफ लिखा गया, मरियम। ये होती है मेरा बेटा स्मार्ट लोगों की बातें। फिजा मुझे टेस्ट शो नहीं हुआ। असमा मेरा शो ही नहीं होता। ये असमा का क्या इशू है भाई, कोई हल कर दो। रोज बेचारी का एक ही कमेंट आ रहा होता है कि मेरा टेस्ट ही शो नहीं होता। सर टेस्ट शो नहीं होता मुझे, और अभी भी करेक्ट ऑप्शन शो नहीं हो रहे। ज़ाहरा का भी यही इशू है। पेज मेरा बेटा आप लोग रिफ्रेश किया करें जब कहा जाता है। बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेशन में आती है ना हमारे पास, जो फैक्टर उस पर अफेक्ट करता है, और उसका मतलब यही होता है कि अगर सॉलिड की मेरा बेटा बात की जाए तो स्पीड ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली रिलेट कर रही है आपके पास इलास्टिसिटी के साथ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कहते हैं जो जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा जब उसकी शेप में चेंज लाया जाएगा। तो इसके लिहाज से मेरा बेटा बात करो। सीपी ओवर सीवी का मैंने ये कहा था, अगर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल की रेशो ली जाए, आइसोथर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी के इक्वल है, एडियाबेटिक आर पी के इक्वल है, रेशो लोगे तो वो भी गामा के इक्वल आ जाएगा। इट मींस के इन दोनों की रेशो लो तब भी वो गामा के इक्वल आता है। सीपी और सीवी वैसे आपके पास गामा के इक्वल होता है। सब कुछ कर लिया है सर।